नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वकालत की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून4all.com, जिसमें हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और वकालत की दुनिया में जितने भी नियम, अधिनियम हैं, प्रावधान हैं, जो विधायिका के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और जिनके अंतर्गत हमको अपने सारे अधिकारों का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा और परिचर्चा करते हैं। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की तरफ। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सबसे पहला प्रश्न आता है, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो है कि अपराध क्या होता है। क्या आप इसे परिभाषित कर सकते हैं? क्या होता है अपराध? अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ढ) में अपराध की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार किसी कार्य का करना या किसी कार्य के करने में लोप करना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यदि दंडनीय बनाया गया है तो वो अपराध कहलाता है। इसमें एनिमल एट्रोसिटीज एक्ट 1871 यानी कि 1871, जिसे हिंदी में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 कहते हैं, इसकी धारा 20 के अंतर्गत किया गया कंप्लेंट यानी कि परिवाद भी आता है। तो अब हम देखते हैं कि जो परिभाषा अभी मैंने आपको बताई, आपके साथ चर्चा की, वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ढ) के अंतर्गत आती है। अब इसमें दो मुख्य घटक हैं। पहला, ऐसा कार्य का किया जाना जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार दंडनीय बनाया गया है, वो अपराध कहलाता है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे चोरी का कार्य, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो जैसा कि आपको मालूम है कि चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा, सुसंगत धारा के अनुसार, जो 379 से लेके 390 तक के आसपास है, उसके अनुसार जो चोरी होता है वो एक आपराधिक कार्य माना गया है और दंडनीय माना गया है। तो आज की परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराएं लागू हैं, जिनके अंतर्गत चोरी करने का कार्य अपराध माना गया है और दंडनीय माना गया है। मेन बात क्या है कि दंडनीय माना गया है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जो इसका विपरीत है। आज से 5 या 6 वर्ष पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत जो कुछ भी कार्य किया जाता था वो अपराध होता था, वो दंडनीय होता था। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत किस बात का प्रावधान किया गया है कि समलैंगिकता को निषेध किया गया था, यानी कि समलैंगिक संबंधों को दंडनीय माना गया था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर समलैंगिक संबंध रखता है या इस प्रकार की प्रक्रिया को समाज में फैलाता है तो ये कार्य जो होता है वो दंडनीय होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इससे वैधता प्रदान करने के पश्चात आज की तिथि में समलैंगिकता किसी भी प्रकार से दंडनीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज जो भी व्यक्ति विशेष उस प्रकृति के हैं वो समलैंगिक संबंधों को बना सकते हैं और उसे समाज में फैला सकते हैं। तो तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब कि जिस दौरान ये कार्य किया गया है उस दौरान जो भी विधि विधायिका के द्वारा हमको दी गई है, जो लॉ, रूल, रेगुलेशन दिए गए हैं एक्ट के अंतर्गत, कोड के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसके अनुसार यदि वो कार्य दंडनीय है तो अपराध की श्रेणी में आता है।
तो उम्मीद है कि पहली जो घटक है इसका वो स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे घटक पे, कार्य में लोप करना। अर्थात आपको अधिकारिता है, आप इसीलिए नियुक्त हुए हैं कि आप किसी कार्य को संपादित करें, परंतु आप जानबूझकर उस कार्य को करने से परहेज करते हैं, आप उस कार्य को नहीं करते हैं, और आपके द्वारा कार्य का नहीं किया जाना किसी विधि के अंतर्गत अगर दंडनीय है तो आप अपराध करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यदि बैंक में जाता हूं और कैशियर के पास पैसे जमा करता हूं, परंतु अब कैशियर का काम ये होता है कि वो पैसे बैंक की तिजोरी में जाएं और मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करें, यानी मेरे अकाउंट में वो दिखाएं कि मैंने, अगर सपोज कीजिए अगर मैंने 10,000 रुपये जमा किया है तो वो 10,000 रुपये 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 24 घंटे के बाद मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए। परंतु आपने क्या, उस कैशियर ने क्या किया कि उस पैसे को बैंक की तिजोरी में न रखकर खुद के लिए यूज कर लिया। सो मान लीजिए खुद के लिए यूज कर लिया। अब यहां पे उसने जिस कार्य के लिए वो नियुक्त हुआ था उस कार्य को करने में लोप किया, पहली बात। दूसरी कि उस पैसे को जो कि मेरे अकाउंट में जाने चाहिए थे, बैंक की तिजोरी में जाने चाहिए थे, उसका उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसी को हम भारतीय दंड संहिता की भाषा में आपराधिक दुर्विनियोजन कहते हैं। फंड का आपराधिक दुर्विनियोजन, यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फंड मेरा बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में दिखना चाहिए, परंतु उसका उपयोग उसने कर लिया। कैसे किया? अपने जो उसको कार्य दिया गया था उस कार्य में लोप करके, वो कार्य न करके दूसरा कार्य करके। तो इस प्रकार का कार्य में लोप करना यदि किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय है तो उसे भी अपराध माना जाता है। तो साथियों, ये 2 घटक थे अपराध के। अब तीसरा घटक आ जाइए जिसमें यह बताया जा रहा है कि पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत हम परिवाद अगर दाखिल करते हैं तो वो परिवाद जिस कार्य के लिए दाखिल किया जाता है वो भी अपराध माना जाता है। अब पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कौन सी कंप्लेंट फाइल किया जाता है? परिवाद का मतलब होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट तभी होती है जब कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है कि अमुक व्यक्ति ने ये आपराधिक कार्य किया है, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो। याद रखिए, पुलिस अथॉरिटी यानी कि पुलिस अथॉरिटी के बाद जब हम पुलिस स्टेशन में किसी आपराधिक व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन करने जाते हैं तो वो परिवाद नहीं होती है, वो प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है जिसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब पुलिस के ऊपर रहता है कि उससे संज्ञेय अपराध माने या असंज्ञेय अपराध माने, कॉग्निजेबल माने या नॉन कॉग्निजेबल माने। अगला जो एपिसोड होगा हम उसमें अपराधों का वर्गीकरण करेंगे और समझेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय क्या होते हैं, जमानती अपराध क्या होते हैं, गैर जमानती क्या होते हैं, इसी तरह वारंट मामला क्या होता है, शमन मामला क्या होता है। परंतु आज हम सिर्फ अपराध के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के पास लिखित या मौखिक रूप से कथन करता है और ये बताता है कि अमुक व्यक्ति ने ये आपराधिक कार्य किया है तो उसे हम परिवाद कहते हैं। तो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जो भी परिवाद दाखिल किया जाता है और उसमें जिस घटना का उल्लेख होता है उसे अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस एपिसोड के अंतर्गत ये देखा कि अपराध क्या होता है। इसके बाद के एपिसोड में हम ये देखेंगे
कि अपराध का वर्गीकरण किस प्रकार से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस जानकारी के अंतर्गत अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट्स करके जरूर उस त्रुटि से हमें अवगत कराएं, ताकि अगला जो एपिसोड बने, अगला जो वीडियो मैं बनाऊं आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, तो उसमें इस प्रकार की त्रुटि का किसी भी प्रकार से समावेश न हो, वो त्रुटि दूर हो जाए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और मस्ती में जिंदगी जिए। जय हिंद।